नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए तोहफे में छिपे बवाल की, दागी पीएम सीएम को हटाने वाले बिल की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे और बात होगी भारत में बड़े साइबर अपराधों की। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलेगा भारत। सरकार ने कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने पर रोक नहीं, द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस को उठाना पड़ा 9,568 करोड़ का घाटा। सरकार ने सदन में दिए आंकड़े। दिसंबर में इसरो लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन। शुभांशु बोले भारत तैयार है। यूक्रेन पर रूस ने किया साल का सबसे बड़ा हमला। 574 ड्रोन और 40 मिसाइलों के साथ बरपाया कहर। लखनऊ के जानकीपुरम में डायरिया का अटैक आया। उल्टी दस्त की चपेट में 5 दर्जन मरीज। गंदे पानी से बीमार हुए लोग। अमेरिका के मशहूर जज फ्रैंक कैप्रियो का निधन। माता पिता का केस सुनने के लिए बच्चों को बुलाते थे। दयालु जज के नाम से हुए थे फेमस। भोपाल में मछली परिवार की कोठी पर चला बुलडोजर। सरकारी 15,000 स्क्वायर फीट पर बनाई 3 मंजिल इमारत। 1 सितंबर को पेश होगा राजा रघुवंशी मर्डर का चालान। मेघालय पुलिस आखिरी सबूत जुटाने इंदौर पहुंची। जीएसटी के 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी। 12% और 28 वाले स्लैब खत्म होंगे। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 142 अंक चढ़ा। निफ्टी 25,000 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे अब खास रिपोर्ट्स की तरफ। 15 अगस्त की सुबह लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे बाजार में हलचल मच गई और राजनीतिक गलियारों में खलबली। पीएम ने जीएसटी में बड़े सुधार का वायदा करते हुए दीपावली गिफ्ट की बात कही और अब वित्त मंत्रालय ने गेम चेंजर प्लान पेश किया है। जी हां, जीएसटी की सिर्फ 2 दरें, मगर इसके खास बात यह है कि ये मिठाई जैसी लगने वाली पेशकश है। कुछ राज्यों के लिए कड़वी गोली बन सकती है। कैसे, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अब तक जीएसटी ने केंद्र और राज्यों की झोली भर दी। हर महीने रिकॉर्ड तौर कलेक्शन। लेकिन जैसे ही पूरे देश में सिर्फ 2 स्लैब लागू होंगे, सरकारों की कमाई को जोर का झटका लग सकता है और सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी राज्यों को जिनका बजट पहले से ही तंग हाल है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके आंकड़े भी आपको बता देते हैं। आंकड़ों की माने तो हर साल 1.8 लाख करोड़ रुपए की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र को जीडीपी का 0.15% और राज्यों को करीब 0.36% तक का घाटा हो सकता है। अब आलम यह है कि कई राज्य पहले ही जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र से नाराज हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुलकर कहा हर साल 21,000 करोड़ का नुकसान झेल रहे हैं। अब एक बार फिर मुआवजा मांगा जा रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्य पहले से ही केंद्र पर टैक्स हड़पने का आरोप लगाते आए हैं और अब इस रिफॉर्म से उनकी चिंता और गहरी हो गई है। ऐसे में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब पीएम मोदी का राजनीतिक तड़का है। बिहार राज्य से पहले ही उनका मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल जीएसटी 2.0 को दीपावली से पहले लागू करने की तैयारी है और ये भी सहयोग नहीं कि बिहार चुनाव भी दरवाजे पर है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये कदम आर्थिक सुधार या चुनावी चाल? राज्य क्यों परेशान हैं? उसे ऐसे समझिए कि राज्य सरकारों की कुल कमाई का करीब 40% हिस्सा जीएसटी से आता है। पहले राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाते थे, लेकिन जीएसटी के बाद यह अधिकार सीमित हो गया। अब सिर्फ पेट्रोल और शराब जैसे चुनिंदा प्रोडक्ट पर टैक्स लगाते हैं। पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले ही कर्ज में डूबे हैं और इस नई व्यवस्था से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है।
मगर केंद्र सरकार का कहना है कि ये सुधार देश की खपत को बढ़ा देगा, जिससे लंबे समय में टैक्स कलेक्शन खुद ब खुद सुधार आ जाएगा। फिलहाल जीएसटी 2.0 का फाइनल निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र की वित्त मंत्री होंगी। अगर आम सहमति नहीं बनी तो वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है, इसीलिए केंद्र को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन राज्यों की नाराजगी को हल्के में लेना भी मुसीबत बन सकता है। आखिर में सवाल यह है कि क्या जीएसटी 2.0 देश की आर्थिक गाड़ी को हाईवे पर दौड़ाएगा या राज्यों को घाटे की गली में धकेलेगा। त्योहारों के मौसम में मिलने वाला ये गिफ्ट सच में खुशियों की सौगात बनेगा या बजट में सेंध? जवाब तो सितंबर की काउंसिल बैठक के बाद ही मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। मानसून सत्र का आखिरी दिन, संसद के गलियारों में गर्मी वैसे ही थी जैसे बाहर उमस भरी दिल्ली की दोपहर होती है, लेकिन इस बार तापमान कुछ और ही था। विपक्ष जहां बिहार में चल रहे एसआईआर और वोट चोरी पर केंद्र को घेरने में व्यस्त था, वहीं एनडीए सरकार ने एक चौंकाने वाला दांव चला, भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से हटाने वाला बिल। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया जिसने राजनीति में हलचल मचा दी। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा। रिहाई के बाद वह दोबारा पद पा सकता है, मगर खेल इस बात का है कि विपक्ष इसे लेकर भड़का हुआ है, खासकर तब जब बिहार में स्पेशल इंशिप रिवीजन और वोट चोरी जैसे आरोपों को लेकर राजनीतिक तापमान पहले ही हाई है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इस बिल के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रही है, मगर ये बिल जिसे लेकर इतना बवाल चल रहा है उसका पास होना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। जी हाँ, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, संसद उतना ही पेचीदा है। ये एक संविधान संशोधन बिल है जिसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं मगर वोट चाहिए 361। राज्यसभा में एनडीए के पास 132 सांसद हैं मगर वोट चाहिए 160, यानी कि सरकार के लिए रास्ता कांटों भरा है जब तक विपक्ष साथ ना दे। और सभी विपक्ष तो इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि फिर सरकार ये बिल पेश क्यों किया, तो चलिए उसका जवाब भी आपको दे ही देते हैं। राजनीति में हर कदम का समय मायने रखता है और ये बिल उस समय आया है जब बिहार चुनाव नज़दीक है और वहां सर और वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार के पास अब एक पावरफुल नैरेटिव है और वो ये कि हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। विपक्ष रोड़ा बन रहा है, इसमें जनता की सहानुभूति भी मिल सकती है, खासकर जब बात दागी नेताओं की हो। सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार को इस बात की परवाह नहीं कि बिल पास होता है या नहीं। असली मकसद है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना और जनता के बीच एक साफ संदेश देना कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन विपक्ष साथ नहीं दे रहा। फिलहाल इस बिल का पास होना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन चर्चा खूब हो रही है और राजनीति में यही तो सबसे बड़ा हथियार है, जो दिखता है वही बिकता है। वहीं अब वक्त है खबरें अब तक में आगे बढ़ने का। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपके फोन से बैंक अकाउंट खाली हो चुका है, ईमेल हैक हो चुका है और लैपटॉप पर एक धमकी भरा मैसेज चमक रहा है, फिरौती दो वरना सब कुछ गायब। खास बात यह है कि ये अब सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये भारत की हकीकत बन रहा है। एक सुरक्षा फर्म की ताज़ा रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर हमलों का शिकार हो रहा है। जी हाँ, इस लिस्ट में भारत ने ब्राज़ील और स्पेन जैसे देशों को भी पछाड़ दिया है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आज हमारे आंकड़े आपके होश उड़ा सकते हैं। मई 2025 में भारत 12.4% विंडोज़ डिवाइस में मेलवेयर मिला।
जून 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.2% पहुंच गया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रहा। मतलब साफ है, हर 8वां विंडोज डिवाइस खतरे में है और वजह है एआई। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कभी भविष्य का समाधान माना गया था, अब अपराधियों का नया साथी बन चुका है। फिशिंग ईमेल, फर्जी चालान, डिफेक कॉल्स और वीडियो, ये सब अब सस्ते, तेज और लगभग अंधेरे में छिपे हथियार बन चुके हैं। अब हैकर्स आपके बैंक से बात करने वाले बनकर मैसेज भेजते हैं या फिर नौकरी का ऑफर बनकर आपके इनबॉक्स में घूमते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पासवर्ड उड़ चुका होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी हो चुका होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, किसी भी अज्ञात ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें, सिस्टम को अपडेट रखें, एआई रेडी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करें। देखा जाए तो अब डिजिटल इंडिया जितना ताकतवर बन रहा है, उतना ही ज़्यादा शातिर हो रहा है। उसका दुश्मन साइबर क्राइम, ये जंग अब कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ी जा रही है, और अगर आप सावधान नहीं हैं तो अगला बार आप पर भी हो सकता है। साइबर हमला अब अगर का सवाल नहीं रहा, बल्कि कब का है। टेक्नोलॉजी आपकी ताकत है, लेकिन अगर संभल कर नहीं चले तो यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही, मगर जाते जाते आपसे एक जरूर बात कहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक संवैधानिक पद वर नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहम राजनीतिक संदेश देने का मौका बन चुका है। एनडीए ने तमिलनाडु से आए शांत और अनुशासित छवि वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो संघ ने लंबे समय से जुड़े और वाजपेयी युग की सहमति की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है, जिनकी छवि एक प्रगतिशील और निष्पक्ष शक्ति की रही है। चुनाव का नतीजा लगभग तय माना जा रहा है, फिर भी यह मुकाबला दोनों गुटों की एकता, क्षेत्रीय समीकरण और सामाजिक संदेशों का प्रदर्शन बन गया है। धनखड़ के मुकाबले राधाकृष्णन का संयमित स्वभाव भाजपा की बदली रणनीति का संकेत है, जो अब टकराव की बजाय संवाद की राह पर लौटने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊपरी तौर पर तय नजर आ रहा ये चुनाव क्या वाकई में उम्मीदों के मुताबिक नतीजा देता है, या फिर इसमें कोई चौंकाने वाला मोड़ आता है। आंकड़े भले ही एनडीए के पक्ष में हों, लेकिन असली परीक्षा राजनीतिक एकजुटता की है। कौन जीतता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।